Our last topic was SN1 and SN2 type reactions, which are the mechanism type of nucleophilic substitutions of aliphatic halides. Right? Now we have to study the second type of reactions which occurs occasionally in alkyl halide reactions. जो chemical reactions है alkyl halide में, उसमें दूसरा जो type of reaction है वो कौन सा है? Elimination reactions. As the name suggests, what does it mean, or what do you mean by elimination reactions? तो कुछ रिमूव होना चाहिए, बराबर है। हम आज तक सीखते आए हैं कि भाई एलिमिनेशन का मतलब कुछ रिमूव होना चाहिए, ये याद रखिए। तो हमारे पास अगर ऐसे अल्काइल हैलाइड है, खास याद रखना, मैं जो कंडीशन आपको दे रहा हूं वो, अगर आपके पास ऐसे अल्काइल हैलाइड्स है कि जिसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ये बीटा हाइड्रोजन क्या है, आपको 11th का नोमेनक्लेचर याद करना है, कॉमन वाला, आईयूपीएससी नहीं। आईयूपीएससी में तो हम नंबरिंग देते हैं, आपको ये याद रखना है कि जो एक्टिव ग्रुप होता है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है ना, वो कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, और उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसे क्या कहा जाता है? बीटा कार्बन कहा जाता है। द हाइड्रोजन विच आर प्रेजेंट ऑन द बीटा कार्बन इज और आर नोन एज बीटा हाइड्रोजन्स। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जब अल्काइल हैलाइड के आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या याद रखना है कि जब ऐसे हेलो अल्केन्स है कि जिसके पास बीटा हाइड्रोजन है, वैसे अल्काइल हैलाइड्स को अगर आप बेस के साथ, पर्टिकुलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस के साथ, अल्कोहल के साथ, मतलब अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हो तो क्या देखने को मिलता है कि ये अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो हेलोजन है वो, और बीटा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है जिसे हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, वो दोनों एलिमिनेट होंगे, मतलब रिमूव होंगे। H यहां से रिमूव होगा और Cl जो है वो यहां से, मतलब कि अल्फा कार्बन के ऊपर से रिमूव होगा। मतलब पूरा जो रिमूवल है वो किसका होगा? एक H का और एक Cl का। HCl हुआ एसिड और हमने यहाँ पर ऐड किया है बेस, तो वो एसिड और बेस रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे? तो ये Cl जो है वो पोटेशियम के साथ जुड़ेगा, मतलब रिमूव होगा KCl, और ये हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ वो जुड़ेगा OH के साथ, मतलब माइनस होगा H2O। तो बचेगा क्या भैया, बनेगा क्या? प्रोडक्ट जो है वो कौन सी बनेगी? तो आपको याद रखना है कि ये जो CH3 था उसमें से तो एक हाइड्रोजन गया, वो रहेगा CH2, और ये CH2 जो है वो भी एज इट इज रहेगा, बट एक Cl जो है वो चला गया। इसका मतलब CH2 की भी एक वैलेंसी कम हुई, CH3 में से एक हाइड्रोजन गया तो वो कार्बन की भी एक वैलेंसी कम हुई, तो वो काम, मतलब कि वैलेंसी खत्म करने के लिए दोनों कार्बन अपने बीच में क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे। बट ये तो क्या बना भाई? अल्किन। क्या बनेगा? अल्किन। तो व्हेन एलिमिनेशन रिएक्शन अकर्स इन अल्काइल हैलाइड्स देन इट प्रोड्यूसेस अल्किन्स। ये याद रखना है। तो बनता क्या है भाई? अल्किन जो है वो एज ए प्रोडक्ट बनती है। ये जो रिएक्शन है उसमें बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसे कई बार बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। बी रिमेंबर, बराबर है। दूसरा नाम क्या है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक साइंटिस्ट था, शायद रसिया का था, पक्का मुझे पता नहीं है, रशियन साइंटिस्ट था, बट उसका नाम जो है वो था जेडसेव, और कई बार इसे सेट जेफ भी कहा जाता है, जैसे हमारे भी पेट नेम होते हैं, बराबर। तो ये दोनों में से कोई भी नाम बोला जाए वो एक ही है। उसने भी इसमें थोड़ा रूल दिया था, आगे हम देखेंगे जब आएगा तब। बट ये जो है उसने एक और नाम दिया था, थोड़ा स्टडी किया था ऐसे ऐसे जो रिएक्शन है उसके ऊपर, एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर, और उसने ये सजेस्ट किया था कि इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो रहे हैं, तो इसे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है और हेलोजन भी रिमूव हो रहा है। तो अगर ऐड हो रहे हैं तो हम हाइड्रो हेलोजिनेशन कहेंगे, बट रिमूवल यहां पर हो रहा है, इसलिए नाम क्या देंगे? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव हो रहे हैं। तो आपको एलिमिनेशन पूछे या बीटा एलिमिनेशन पूछे या डी हाइड्रो हेलोजिनेशन पूछे, हमें ये वाले रिएक्शन का डिस्कशन करना है, वो याद रखिए, बराबर है। बट ये तो एक सिंपल एग्जांपल हमने दिया।
कई बार एक कंट्रोवर्शियल चीज सामने आती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको दे दे अगर जेई नीट में, तो इस तरीके से देंगे कि अगर आपके पास ऐसा हेलाइड है कि जिसमें मल्टीपल चेन्स है, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होगा, अगर इसमें आप KOH ऐड करते हो, अल्कोहलिक KOH ऐड करते हो, मतलब इफ यू वांट टू एलिमिनेट हाइड्रोजन एंड हेलोजन, अब प्रॉब्लम क्या होगा, किसी को कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या पूछना चाहता हूँ? वो यहाँ पर एक क्या क्वेश्चन खड़ा होगा आपके दिमाग में, क्या होना चाहिए जरा देखो। बाजू में दो कार्बन है तो किसके पास से हाइड्रोजन जाएगा? वेरी गुड। बाजू में मतलब वो कौन सा कार्बन है, हमने नाम दिया ऊपर, कुछ याद है आपको? बीटा। बीटा। बीटा, हाँ। इसका मतलब है अगर आपके पास एक से ज्यादा चॉइसेस है, अलग अलग तरीके की होनी चाहिए, हाँ सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब अगर इधर भी मैंने एक CH2 ज्यादा रखा होता तो ये सेम प्रोडक्ट ही मिलती, क्योंकि दोनों में से किसी भी तरफ से हाइड्रोजन जाए वो इक्वल होगा। बट यहाँ पर अलग इसलिए है कि हेलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा है, उसके एक तरफ 3 कार्बन की चेन है, एक तरफ 2 कार्बन की चेन है, जरा ध्यान से आप देखिए। बट ये तो दोनों बीटा कार्बन ही तो हुए, अल्फा के बाजू वाला क्या होगा, बीटा, और ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अल्फा होगा। अब दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि भाई कौन सा वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, या तो कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली या राइट हैंड साइड वाले। तो ये जो सेडजेव था जिसका हमने ऊपर नाम लिखा, या जेड से उसे कहते हैं, उसने ऐसे रिएक्शंस को बहुत डीपली स्टडी किया, ढेर सारे ऐसे कंपाउंड्स लिए जिसमें मोर देन वन बीटा कार्बन आर देयर, वहां पर ज्यादा बीटा कार्बन से एक से ज्यादा और कौन सी प्रोडक्ट मिलती है, वो सारी प्रोडक्ट का स्टडी किया। और उसने एक अहम बात बताई वहां पर कि ऐसा हाइड्रोजन पहले रिमूव होगा, ऐसा बीटा हाइड्रोजन पहले रिमूव होगा जो प्रोडक्ट के जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उसके दोनों तरफ ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहे, वो उसने कहा। बट ये थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्रैक्टिकल वे में सोचे तो हम ये कह सकते हैं कि उसने ये कहा था कि डबल बॉन्ड वहां पर बनेगा जिसकी वजह से प्रोडक्ट की सिमेट्री ज्यादा मेंटेन हो। खास याद रखिए, आपको याद रखने के लिए ये याद रखना है। अब मैं दो प्रोडक्ट ड्रॉ कर सकता हूं, देखिए मान लीजिए फर्स्ट केस ये है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन जाए, तो क्या बनेगा, देखो CH3, CH2 के बदले CH रह जाएगा, ये भी CH रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये दोनों गए हैं तो बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और ये रहेगा CH2 CH2 CH3, बराबर है। और दूसरा केस ये है कि ये बीटा हाइड्रोजन जाए और ये क्लोरीन जाए, तो दूसरी प्रोडक्ट क्या मिलेगी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, विच प्रोडक्ट इज मोर सिमेट्रिकल, जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट वाली, वाली। हाँ राइट हैंड साइड वाली, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल कार्बन है, देखो यहाँ पर एक तरफ 4 है, एक तरफ 2 है, तो उसने भले ही कोई भी लैंग्वेज में समझाया हो या थोड़ी क्रूशियल लैंग्वेज यूज की है, हम उसे याद रखने के लिए प्रोडक्ट ये याद रख सकते, क्योंकि स्टेटमेंट आपको कहीं पर नहीं लिखना है, आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन मार्क कर दिया होगा कि भाई कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी। हम ये नहीं कहते बिल्कुल कि ये प्रोडक्ट मिलती ही नहीं, ऐसा नहीं कहते, बट ऐसी जो प्रोडक्ट है जिसमें पूरी सिमेट्री मेंटेन नहीं होती या कम सिमेट्रिकल है, वो थोड़ी माइनर होगी, माइनर मतलब कम अमाउंट में मिलेगी। और जिसमें सिमेट्री मेंटेन होती है या ज्यादा सिमेट्री है, वो वाली प्रोडक्ट जो है वो क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी। मेजर मतलब 70-80% जितनी होगी, वाइल जो माइनर प्रोडक्ट है वो 20% जितनी होगी, उसके आजू बाजू होगी, मतलब कम होगी। तो ज्यादा सिमेट्री मेंटेन हो, जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स हो, वो वाली जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज मेजर होगी। और ये एनालिसिस किसने किया था, तो जेड से उन्हें, या फिर दूसरा नाम क्या कहते हैं हम, सेडजेफ जो था, उसने ये बीटा एलिमिनेशन की जो प्रोडक्ट है उसे प्रेडिक्ट किया था। और मेजोरिटी वाली जो प्रोडक्ट्स है वो उसने जो कहा था उस तरीके से ही सिमेट्री मेंटेन करते हुए मिलती है, बराबर है। ज्यादा सिमेट्री वाली प्रोडक्ट ज्यादा होती है और कम सिमेट्री वाली प्रोडक्ट कम होती है। और SN1 SN2 और एलिमिनेशन, हमने 3 तरीके के रिएक्शन एक सेम जगह पर देखे। आप देखो
हमने अल्काइल हेलाइड ही लिया। आप जरा ध्यान से देखो न, तो आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए भाई, आपने अल्काइल हेलाइड लिया, साथ में आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करते थे SN1 SN2 में, न्यूक्लियोफाइल भी बेस ही है, तो आप KOH लेते हो तो भी उसमें से OH न्यूक्लियोफाइल मिलता है। तो आपने ये कहा कि SN1 में भी आपने सेम टाइप का रिएक्शन सिखाया, SN2 में भी सेम सिखाया, एलिमिनेशन में भी सेम सिखाया, तो एक्चुअल में होता कौन सा है रिएक्शन? हम कोई अल्काइल हैलाइड और KOH को मिक्स कर दे तो कौन सा रिएक्शन होगा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक होगा तो उसमें 1 होगा, 2 होगा, या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा? तो खास ध्यान रखिए, कोई भी रिएक्शन हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड यू हैव चूज, और जो पोटेंशियल है उसका, स्ट्रेंथ है उसकी, या आपने जो बेस लिया है उसकी, या न्यूक्लियोफाइल लिया है उसकी, उसके ऊपर प्योरली डिपेंड करता है, खास तो अल्काइल हैलाइड के ऊपर कि आपने जो अल्काइल हैलाइड लिया वो कौन सा है। इज इट प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी? उसमें जो हेलोजन है वो कौन सा है, क्योंकि हेलोजन कौन सा है और सामने ये ग्रुप कौन सा है, उसके ऊपर कार्बन हेलोजन बॉन्ड की पोलैरिटी और स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है। बराबर है? तो खास याद रखना है, अगर प्राइमरी, ये सिर्फ टेंटेटिव है, 100% नहीं है, बट मेजोरिटीली ये होता है कि अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया है आपने, खास ध्यान दीजिएगा, तो वो प्रीफर क्या करता है, इट प्रीफर्स SN2 टाइप रिएक्शंस। कल हमने देखा था प्राइमरी जो है वो 2 स्टेप होता है, बराबर ना? सही कहा या गलत कहा मैंने? प्राइमरी कौन सा देता है, 2 स्टेप वाला रिएक्शन देता है या 1 स्टेप वाला रिएक्शन देता है इजीली? कल मैंने एक सीक्वेंस लिखवाया था, अगर आपको याद है तो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाला। SN2 वन स्टेप। हाँ, 1 स्टेप है, तो प्राइमरी जो है वो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म प्रीफर करता है, इसका मतलब 1 स्टेप जो है वो रिएक्शन प्रीफर करता है। और अगर आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो, याद रखिए, तो SN2 भी हो सकता है, या तो एलिमिनेशन भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपने कितना स्ट्रॉन्ग जो है वो अल्काइल हैलाइड लिया है। और अगर हमने टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया है तो कौन सी मैकेनिज्म प्रीफर होगी भाई, याद करो जरा। SN1, बराबर है? SN1 मतलब 2 स्टेप, क्योंकि टर्सरी है तो हैलाइड पहले इजीली रिमूव होगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो 2 स्टेप वाले रिएक्शन, और 2 स्टेप कौन सा है, SN1, या तो एलिमिनेशन हो सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, SN2 की। अगर सेकेंडरी है तो SN2 भी हो सकता है, या एलिमिनेशन भी, डिपेंड्स कि अल्काइल हैलाइड कौन सा है। और टर्सरी लिया है तो SN2 की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, SN1 या एलिमिनेशन जो है वो प्रीफर करता है रिएक्शन, बराबर है? तो हो कोई भी सकता है, और इट डिपेंड्स ऑन द आउटर कंडीशंस ऑल्सो। जो कंडीशंस है, कंडीशन मतलब टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, बराबर? हम एराइल हैलाइड जाएंगे, ये सारी चीजें हमने अल्काइल हैलाइड के लिए सीखी। एराइल हैलाइड के लिए हम ये सारे रिएक्शंस फिर से लेंगे, कौन कौन से? न्यूक्लियोफाइल वाले रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, और रिएक्शंस विद मेटल भी लेंगे। तो 3 टाइप के रिएक्शन हमें पढ़ने, हमें पता है, बराबर? रिएक्शन विद मेटल, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। और एराइल हैलाइड में एलिमिनेशन के बदले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएंगे, वो याद रखना है, बराबर है? तो ये बात हुई एलिमिनेशन रिएक्शंस की, बराबर है? खास याद रखिए। और कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म प्रीफर होगा वो हमने यहाँ पर थोड़ा कंपेयर किया तीनों रिएक्शंस में। अब जो एक अलग टाइप के रिएक्शन है वो हमें सीखने हैं, वो है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मेटल्स। इसमें एक आध रिएक्शन या 2 रिएक्शन ऐसे है जो आप 11th में ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन नाम के चैप्टर में पढ़ गए हो, बराबर? उसे रिवाइज करना है हमें। इसमें जो पहला रिएक्शन है उसकी वजह से ढेर सारे रिएक्शंस पॉसिबल हुए थे जो पहले पॉसिबल नहीं थे, और ये पूरा एक ब्रांच जो है वो भी केमिस्ट्री का बना, नए टाइप के कंपाउंड्स जो है वो सामने आए। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो मेटल्स के साथ जुड़े तो वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनाते हैं, याद रखिए। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स।
तो ऐसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो है वो कैसे बनते हैं, उसका स्टडी एक विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने पहले किया था। और उसने एक रिएजेंट बनाया था जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। बी रिमेंबर, ये खास याद रखना क्योंकि अल्कोहल फिनोल ईथर नाम के चैप्टर में भी आएगा, और अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड नाम का एक चैप्टर है उसमें भी आएगा। इसके ऊपर बेस्ड केमिकल रिएक्शंस आएंगे। तो ये जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है उसमें से विक्टर ग्रिग्नार्ड ने एक कंपाउंड बनाया था जिसका नाम दिया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और उसके लिए मैंने कहा उसे नोबेल प्राइज में मिला था, क्योंकि ढेर सारे ऐसे रिएक्शंस जो इम्पॉसिबल थे वो पॉसिबल बने थे। अब क्यों, वो हम देखते हैं। उसने जो अल्काइल हैलाइड्स लिए उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया, विच इज हाईली एक्टिव मेटल। मैग्नीशियम जो है वो एक्टिव मेटल, बराबर है। उसे उसने ड्राई ईथर में रिएक्ट करवाया, मॉइस्चर टच में ना, इसलिए। तो देखने को, अब देखो मैग्नीशियम जो है ना वो सेकेंड ग्रुप की मेटल है, आपको याद है, और इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, मतलब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और यहाँ पर जो हेलोजेंस है वो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होते हैं, वो याद रखिए। फ्लोरीन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, बराबर है, पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो वो मैग्नीशियम से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लमेटिक है। बट आर एक्स जो है उसमें एक्स क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। मैग्नीशियम रिएक्ट करवाने से ड्राई ईथर में अल्काइल हैलाइड के साथ क्या बनता है, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। होता क्या है, ये एक लौता ऐसा रिएजेंट है जिसमें मेटल की पॉजिटिविटी की वजह से, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से अल्काइल ग्रुप जो है वो माइनस बनता है, हेलोजन भी माइनस बनता है और खुद पॉजिटिव बनता है, पार्शियल। वो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी शो करता है, तो दोनों को माइनस। ये ऐसा रिएजेंट है जिसमें अल्काइल ग्रुप माइनस बना। जितने भी रिएजेंट है, जैसे कि अल्काइल हैलाइड खुद एक रिएजेंट है, उसमें क्या होता है, हेलोजन माइनस होता है, और आर क्या होता है, आर मतलब हाइड्रोकार्बन वाला टुकड़ा, वो प्लस बनता है। अल्काइल हैलाइड का अल्काइल ग्रुप प्लस बनता है। तो ज्यादातर जितने भी रिएजेंट्स थे वो सब में अल्काइल ग्रुप प्लस बनता था, तो वो माइनस वाले टुकड़ों के साथ ही जुड़ सकता था। अगर हमें कार्बन की चेन बनानी है, कार्बन के साथ ये पूरी कार्बन की चेन जोड़नी है, तो हमें ये टुकड़ा माइनस चाहिए था, क्योंकि दूसरा वाला टुकड़ा प्लस होता था, प्लस के साथ तो प्लस जुड़ नहीं सकता था। तो ये रिएजेंट जैसे ही विक्टर ग्रिग्नर ने इन्वेंट किया, एक नया पूरा जो वे है वो खुल गया कंपाउंड का, और कई सारे कंपाउंड्स जो है वो बनना शुरू हुआ है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बट खास याद ये रखना है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली अनस्टेबल है, इवन मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट हो जाता है। ये इतना रिएक्टिव है कि ये जब चाहिए तब ही रिएक्शन के टाइम ही बनाया जाता है, और एट ए टाइम उसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इसे स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, बिकॉज इट इज हाईली एक्टिव, ये याद रखिए। मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट हो जाता है और हाइड्रोकार्बन बना देता है। कैसे, जैसे कि ये मान लीजिए आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया हुआ, ये वैसे, और वाटर उसके टच में आ गया तो वो प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। आर तो माइनस है, वो H2O के H प्लस के साथ जुड़कर बना देता है RH, और ये MgX के साथ OH माइनस जो है वो जुड़ता है, तो Mg के साथ OH भी जुड़ा हुआ होता है, X भी जुड़ा हुआ होता है। बट इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है और आप प्रिपेयर करना चाहते हो अल्केन, तो ये एक प्रिपरेशन हुई अल्केन, बराबर ना। और ये अल्काइल हैलाइड में से बना, तो अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी भी हुई। बट किसकी मदद से ये काम हुआ, तो मेटल की मदद से ये पॉसिबल हुआ। इसलिए हम इसे रिएक्शंस विथ मेटल में स्टडी कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन बनाने का ये एक आसान तरीका है। आगे आपने देखा कि एलिमिनेशन रिएक्शन से हम अल्कीन भी बना सकते हैं, दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द saturated hydrocarbons with the help of Grignard reagent, and that type of reactions are considered as a reaction with metal, बराबर है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल, ये याद रखिए। एक और रिएक्शन है जो 11th में आप पढ़ चुके हो, याद करवाने के लिए मैं आपको एक कन्वर्जन देता हूं कि इफ आई वांट टू प्रिपेयर मिथाइल क्लोराइड
want to prepare ethane from methyl chloride, then what should I do? किसी को याद आएगा कौन सा रिएक्शन हम यूज करते थे? हमने आल्केन की प्रिपरेशन में ये पढ़ा था, जितने कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड आपके पास है उसे डबल कार्बन वाला अगर आल्केन आपको चाहिए तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। एक मेटल की आपको जरूरत होगी और वो मेटल है सोडियम मेटल, याद रखिए, बराबर है। डबल कार्बन वाला आपको आल्केन चाहिए तो 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा आपको। और ये जो भी रिएक्शन है पूरा का पूरा वो भी ड्राई ईथर में होता है। और आपने देखा होगा ऊपर भी हमने ड्राई ईथर लिया, यहां पर भी ड्राई ईथर लिया। उसका रीजन ये है कि वी आर यूजिंग एक्टिव मेटल्स, जो मॉइस्चर के टच में आए तो ब्लास्ट होता है, सोडियम जो है वो, बराबर है। तो उसे स्टोर करना इजी नहीं है, तो ड्राई ईथर में ये रिएक्शन होगा तो उसके रिएक्शन की पॉसिबिलिटी, जो साइड रिएक्शन है उसकी कम हो जाएगी। होगा क्या, सोडियम भी 2 मोल यूज होंगे, ये रिएजेंट भी 2 मोल यूज होगा, तो 2 सोडियम के साथ 2 क्लोरीन रिमूव होंगे, मतलब 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस्ड। और ये जो 2 अल्काइल ग्रुप है वो जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ। तो अगर आप ब्यूटेन बनाना चाहते हो तो यहाँ इथाइल क्लोराइड आप ले सकते हो, अगर आप हेक्सेन बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर प्रोपाइल क्लोराइड ले सकते हो। तो ये जो रिएक्शन है उसे हमने नाम दिया था वुड्स रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन नाम का जो चैप्टर था 11th में, उसमें अल्किन्स की प्रिपरेशन में एक ये रिएक्शन भी था जिसका नाम था वुड्स रिएक्शन, ये याद रखिए। तो वुड्स रिएक्शन कहां पर काम में आता है, फिर से एक बार याद रख लीजिए। इफ यू वांट टू प्रिपेयर द अल्केन्स हैविंग डबल नंबर ऑफ कार्बन, देन द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अवर अल्काइल हैलाइड, तो आप ये वुड्स रिएक्शन कर सकते हो। अल्काइल हैलाइड 2 मोल लेने हैं, सोडियम भी 2 मोल लेने हैं और ड्राई ईथर में रिएक्ट करवाना है, तो 2 मोल सोडियम क्लोराइड रिमूव होंगे और वो डबल नंबर ऑफ कार्बन वाला जो कंपाउंड है वो हमें क्या होगा, मिलेगा एज ए प्रोडक्ट, बराबर। ये वुड्स रिएक्शन है, ये रिएक्शन विथ मेटल हुआ और यहां पर अल्काइल हैलाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो खत्म होती है। अब जो कंपाउंड है या टाइप ऑफ कंपाउंड है वो कौन से आएंगे, एराइल हैलाइड्स, और दे आर आल्सो नोन एज हेलो एरेन्स, राइट। हमने शुरुआत में कहा था कि अल्काइल हैलाइड्स जो है वो थोड़े अलग है, किससे, एराइल हैलाइड से। उसका रीजन क्या है, अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड अलग है? तो अल्काइल हैलाइड में जो ग्रुप है उसमें कोई रेजोनेंस नहीं देखा जाता, या तो जो रिंग है उसमें रेजोनेंस देखे जाते हैं, मतलब एराइल हैलाइड जो है उसमें रेजोनेंस देखे जाते हैं, अल्काइल हैलाइड में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो रिएक्शंस है जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, और रिएक्शन विथ मेटल जो इसमें आए वैसे ही एराइल हैलाइड में भी पढ़ने वाले हैं। बट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो थोड़े अलग है, इसमें एराइल हैलाइड्स में। अल्काइल हैलाइड में 2 टाइप के थे, SN1 एंड SN2 टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वर देयर। बट यहां पर क्यों थोड़े हार्ड है, एराइल हैलाइड्स जो है उसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो क्यों थोड़े हार्ड है या कम देखने को मिलते हैं या कम प्रोडक्ट मिलती है? तो उसके पीछे 5 फैक्टर्स है, 4 से 5 फैक्टर्स है, वो हमें याद रखना है। मेनली जो 3-4 है वो हम देखेंगे। उसमें सबसे पहला जो मैंने अभी बोला था वो है कौन सा, रेजोनेंस इफेक्ट। ये रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होती है जरा याद करो, मैंने आपको एक रिलेशन दिया था, जिस, ज्यादा होती है हाँ stability। ज्यादा होती है, बराबर। जिस चीज के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब वही चीज को थोड़ा कंटिन्यू करिए, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना तो वैसे कंपाउंड कम रिएक्टिव होते हैं, ट्रू। तो ये जो अल्काइल हैलाइड्स थे RX, उसमें रेजोनेंस इतना नहीं देखा जाता था या बिल्कुल नहीं देखा जाता था विथ रिस्पेक्ट टू एराइल हैलाइड्स। बट अगर ऐसे एरोमेटिक हैलाइड्स है आपके पास तो उसमें रेजोनेंस देखा जाता है। ये हेलोजन के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट होंगे और एक साइकिल शुरू होगी, जैसा हमने आगे पढ़ा है 11th में हमने ये चीज पढ़ी हुई है।
बराबर है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो डेवलप होता जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो घूमता जाएगा और ऐसे 4 से 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। और वापस क्या बन जाएगा, एक चीज हमने कही थी, जादू क्या होता है ऐसे रिएक्शंस में, एक चीज चेंज हो गई, जरा देखो इसमें जो डबल सिंगल बॉन्ड की प्लेस थी वो लास्ट में चेंज हो जाती है, बराबर है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो माइग्रेट होता रहता है, वो याद रखना है। और वापस जो है वो न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलती है, बट ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड। तो ये जो एराइल हैलाइड्स है वो ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबल ज्यादा है तो उसका बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होगा तो नया वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं, मतलब सब्स्टिट्यूशन इज हार्ड इन एराइल हैलाइड्स विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो यहां पर आपको फैक्टर लिखना है कि अगर आप अल्काइल हैलाइड वाली चीज लेते हो तो कार्बन के साथ हेलोजन ही जुड़े हैं दोनों में, बट एक में sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है, सिंगल बॉन्ड वाला है, वाइल एक में डबली बॉन्डेड कार्बन है जिसे हम sp2 कहते हैं। आप मुझे बताएं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है या sp2 वाला कार्बन है वो, एक चीज हमने समझाई है इसके पीछे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लैंक। ये अगर वर्ड आपको याद है तो आपको पूरा 11th याद है ऐसा हम मान लेंगे, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइब्रिडाइजेशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। मैंने आपको एक वर्ड सिखाया है, अभी मैं याद करवाऊंगा तो आप बोलेंगे हाँ, और वो है एस कैरेक्टर। क्या है ये एस कैरेक्टर, किस में ज्यादा है, कोई कहेगा? एसपी में। तो हमने दिया ही नहीं है, sp3 और sp2 में कंपेयर करना है आपको। sp2 में, क्यों sp2 में, तो यहां पर टोटल 4 ऑर्बिटल है, देखो एक s और 3 p, 4 में से एक, मतलब 25% एस कैरेक्टर है, वाल यहां पर टोटल 3 ऑर्बिटल है, 3 में से एक ऑर्बिटल एस है, मतलब 33.33% कौन आएगा, एस कैरेक्टर आएगा, मतलब एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही होगी। जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा, बी रिमेंबर, जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्काइल ग्रुप जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एराइल ग्रुप। इसका सीधा मतलब हुआ ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या हेलोजन को कौन अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, तो रिंग। कम कौन खींचेगा, तो अल्काइल ग्रुप। तो जो ज्यादा खींचता है वो वाला बॉन्ड ज्यादा शॉर्ट होता है, याद रखिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो बॉन्ड जो है वो थोड़ा कंप्रेस होगा, छोटा होगा और टाइट होगा। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो एराइल हैलाइड्स में शॉर्ट होता है, और अल्काइल हैलाइड्स जो है उसमें वो थोड़ा लॉन्ग होता है। अब आप बताइए कौन सा बॉन्ड तोड़ना इजी रहेगा, शॉर्ट वाला या लॉन्ग वाला? शॉर्ट वाला। शॉर्ट वाला इजीली टूटेगा। लॉन्ग वाला। लॉन्ग वाला। क्यों? बताओ, क्योंकि मैं शॉर्ट में मना करूंगा तो आप लॉन्ग ही कहोगे, रीजन बताना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि शॉर्ट जो है वो कंप्रेस होता है तो उसके बॉन्ड ज्यादा मतलब स्ट्रांग होते हैं। हाँ, ये बोलना चाहिए कि शॉर्ट बॉन्ड क्यों होता है, तो स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए, उसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, दो एटम के बीच में या दो सिस्टम के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए वो नजदीक नजदीक है। तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और लॉन्ग बॉन्ड का मतलब है दूरी। दूरी कब होती है, जब दोनों के बीच में इतना अट्रैक्शन ना हो, तब अट्रैक्शन ना हो तो उसे तोड़ना इजी होता है। तो शॉर्ट बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए एराइल हैलाइड्स जो है उसमें सब्स्टिट्यूशन इजी नहीं है क्योंकि बॉन्ड शॉर्ट होता है, अल्काइल हैलाइड में इजी है। तो दो ऐसे रीजन हुए जिसकी वजह से एराइल हैलाइड्स जो है, रिंग वाले हैलाइड्स जो है वो
इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, पर्टिकुलरली न्यूक्लियोफिलिक के, याद रखिए। दो रीजन ये है। तीसरा रीजन है फिनाइल केटायन। ये बेंजीन वाले एरोमेटिक सिस्टम्स को ही अप्लाई होता है और आपको वही पढ़नी है, इसलिए चिंता नहीं है, बराबर है। फिनाइल केटायन क्या है? अब देखो, हेलोजन जब जुड़ा है रिंग के साथ, अब ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसका मतलब एक्स को माइनस बनकर ही जाना है, और तो ही दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ पाएगा ना। बट तो रिंग के ऊपर प्लस आएगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है, मतलब यहां पर ये फिनाइल जो है, जब रिंग में एक हाइड्रोजन कम हो ना बेंजीन रिंग में, तब उसे फिनाइल कहा जाता है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे क्या कहा जाता है? फिनाइल केटायन। अब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आया तो वो थोड़ा नेचर के ओपोज में हुआ, उसका देखो रिवर्स हुआ, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन लेने की आदत है, हैबिट यूज ऑफ टेकिंग ए इलेक्ट्रॉन और विड्रॉइंग एन इलेक्ट्रॉन, बट इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अपने नेचर से अपोजिट ये काम करने जा रहा है। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करे तो ये केस में हम ये कह सकते हैं कि फिनाइल केटायन्स आर लेस स्टेबल, सो एराइल हैलाइड्स कैन नॉट शो और रेयरली शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वो बिल्कुल शो नहीं कर सकता, या तो बहुत कम शो कर सकता है क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ये फिनाइल केटायन नहीं बनना चाहता तो वो कहीं ना कहीं से नेगेटिव के फॉर्म में अवेलेबल होगा, और अगर ये खुद नेगेटिव के फॉर्म में है तो न्यूक्लियोफाइल भी क्या है? नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो रिपल्जन की वजह से भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिंग के नजदीक जनरली आता नहीं है। तो एक रीजन आप ये भी दे सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब नेगेटिवली चार्ज एरिन्स होते हैं, एरिन्स मतलब रिंग और एरोमेटिक कंपाउंड्स हम कह सकते हैं, तो उसके बाजू में न्यूक्लियोफाइल आएगा तो रिपल होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये चार रीजन आपको याद रखने हैं कि वाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉर एरोमेटिक हैलाइड्स आर लेस प्रिफरेबल विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड्स। तो आपको बोलना है या लिखना है, एक तो ड्यू टू रेजोनेंस, दूसरा ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल केटायन, एंड फोर्थ वन पॉसिबल रिपल्जन की वजह से। बराबर है। रिपल्जन वाला जो है वो आप ना लिखो तो भी चलता है, बट बाकी के तीन तो आपको पता होने चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे रिएक्शंस होते ही नहीं, बट उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए, वो याद रखिए। ड्रास्टिक मतलब स्ट्रॉन्ग विग्रस कंडीशंस चाहिए फॉर द अकरेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। फॉर एन एग्जांपल, एक प्रिपरेशन है, आप अल्कोहल फिनोल ईथर नाम का चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें फिनोल कैसे बनता है, फिनोल मतलब रिंग के ऊपर OH, इसकी एक प्रिपरेशन आएगी। यहां पर ये एक एग्जांपल के तौर पर केमिकल रिएक्शन दी है, डाउ प्रोसेस कहा जाता है इसे। वहां पर हम रिपीट करेंगे, बट फिर भी अभी याद रह जाए तो अच्छा है। जब आपके पास क्लोरोबेंजीन हो, पर्टिकुलरली क्लोरोबेंजीन, बाकी कोई हेलोजन नहीं, क्लोरीन अगर रिंग के ऊपर हो और आप उसे NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर पर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एसिड की प्रेजेंस में इतनी कंडीशंस देते हो, इतना हीट करते हो, इतना प्रेशराइज करते हो, और NaOH वाला जो न्यूक्लियोफाइल का डोनर है वो आप यूज करते हो, तब जाकर यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब क्लोरीन जाता है और OH आता है, मतलब क्लोरीन माइनस गया और OH माइनस आया, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ है, इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। बट इट इज अ टाइप ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विच आर हार्डर, एंड वी कैन सी दैट they are much harder with respect to alkyl halides. They requires vigorous conditions, उसे vigorous condition चाहिए occur होने के लिए ये एक रिएक्शन। बट इफ यू वांट टू मेक इट इजी, देन व्हाट शुड वी डू? हमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स रखना है रिंग के साथ, जो इलेक्ट्रॉन को खींचे अपनी ओर, ऐसे ग्रुप जो है वो हमें ऐड करने हैं। पर्टिकुलरली नाइट्रो ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H है, ऐसे जो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की कैटेगरी में आते हैं, वो अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब आपने क्लोरोबेंजीन के बदले ऑर्थो या पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन यूज किया है,
तो ये कंडीशन थोड़ी वीक है ना तो भी चलेगी, मतलब NaOH है 440 टू 450 केल्विन टेम्परेचर पर हो जाता है, और प्रेशर कम दो या ना दो तो भी चलता है, बट एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तो फिनोल बनता है, बट उसके पैरा पोजीशन में क्या रहेगा, नाइट्रो ग्रुप। एक नाइट्रो ग्रुप के बदले दो नाइट्रो ग्रुप है, खास याद रखिए, तो और इजी हो जाएगा ये रिएक्शन जो है वो, मतलब एक ऑर्थो पर है और दूसरा पैरा पर है, तो कंडीशन वही, बट टेम्परेचर आपको कम देना पड़ेगा, लगभग 350 360 के आजू बाजू ये रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी उसमें NO2 भी साथ में मिलेगा। और अगर तीनों के तीनों जगह पर, मतलब दोनों ऑर्थो और एक पैरा, तीनों पर NO2 है। अब किसी किसी के दिमाग में कुछ सवाल हो रहा होगा, अगर किसी को है तो पूछ लीजिए, वरना मैं सामने क्वेश्चन देता हूं आपको। अगर ऐसा रिएक्शन है तो सिर्फ उसे जेंटली वार्म करने से, हीट करने से, और वो भी पानी के साथ, NaOH की भी जरूरत नहीं है, तो ये H और ये Cl चला जाएगा और OH वहां पर आ जाएगा। आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए, मैंने कहा किसी किसी को हो भी रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या है? अगर हो रहा है तो बताइए, वरना मैं पूछता हूं। एक तो किसी किसी को ये सवाल होना चाहिए, भाई 3 नाइट्रो ग्रुप आए तो इतना इजी हो गया, तो क्यों ना सारी जगह भर दे, 5 नाइट्रो ग्रुप भर दे या 4 भर दे, तो क्या इफेक्ट होती है? और दूसरा, हमने ऑर्थो और पैरा ही पैक किया है, हमने ये ऑर्थो और मेटा भी पैक कर दिया होता तो वहां पर ऐसा क्यों नहीं किया है? कोई आंसर देगा? या क्यों नहीं हुआ है ऐसी प्रोडक्ट या ऐसे रॉ मटेरियल हमने क्यों नहीं लिए है जिसमें यहाँ पर मेटा पर नाइट्रो ग्रुप हो? कोई कहेगा? इसका रीजन चाहिए मुझे। एक तो रिपल्जन, और दूसरी एक खास चीज है वो आपको बोलनी चाहिए यहाँ पर, 11th याद करना है यहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले जब। हाँ, क्या क्या बोला आपने? कार्बन के अल्टरनेट बॉन्ड्स। हाँ, एक चीज खास याद रखने के लिए दी थी आपको, ये जो ग्रुप है, क्लोरीन वाला ग्रुप है, वो रिंग की रिस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर है। जब पहले से कोई इलेक्ट्रॉन डोनर जुड़ा है तो नए आने वाले ग्रुप या तो ऑर्थो पर जाता है या तो कहां पर जाता है, पैरा पर जाता है। तो क्लोरीन क्लोरोबेंजीन था पहले से, उसका नाइट्रेशन करते हो तो या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर, या तो ज्यादा नाइट्रेशन किया आपने तो ऑर्थो पैरा दोनों पैक हो जाते हैं, बट मेटा पर कभी नाइट्रो ग्रुप जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर आपने रेजोनेंस जरा देखा, मैंने जानबूझकर रेजोनेंस वहां आपको ड्रॉ करके दिया, वरना टाइम बिगड़ा ही है हमारा इसमें। बट ध्यान से देखो तो नेगेटिव चार्ज कहां पर आया भाई, ऑर्थो और पैरा पर। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कहां जाएंगे, जहां उसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहां जाएंगे ना भाई। तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे, या तो ऑर्थो पर मिलेंगे या तो पैरा पर मिलेंगे। तो ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। जैसा हमने कहा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर ऐड किए हैं तो ये रिएक्शन थोड़ा इजी हो जाता है, बराबर है। तो ऐसे रिएक्शन अगर हमें पॉसिबल करवाना है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वहां पर होने चाहिए। और रेजोनेंस से भी आप ये समझा सकते हो, बट वो बियॉन्ड द स्कोप है, सिर्फ समझने के लिए आप रेजोनेंस लिखना चाहो तो वेल एंड गुड, बट ये चीज वही कहना चाहती है कि ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर है तो ये रिएक्शंस क्या हो जाता है, इट बिकम्स वेरी इजी। बट ये जो चीज है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की थी और हेलो एरिन्स में थी, ये याद रखिए। अब यहां पर एक अलग चीज है, अल्काइल हैलाइड्स है, और एराइल हैलाइड में क्या अलग है अल्काइल हैलाइड से, तो वो है रिंग, एरोमेटिक रिंग्स जो है वो प्रेजेंट है किसमें, एरिन्स में। तो वो क्यों अलग है? अलग इसलिए है कि रिंग में रेजोनेंस होता है, तो वो सब्स्टिट्यूशन वाले जो रिएक्शंस है वो इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकते हैं भाई, क्योंकि यही रेजोनेंस हम दोबारा यहां पर लिख सकते हैं। तो दोबारा मैं लिखूंगा नहीं, अगर कॉपी पेस्ट हो सके तो हम कर लेते हैं, बराबर, या यहां ही समझ लेते हैं। तो ये जो चीज है पूरी की पूरी, वो वहां पर
आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां भी यही चीज हमें लिखनी है, वही रेजोनेंस आपको ध्यान में लेने हैं। बराबर है कि ये जो रेजोनेंस थे जिसमें हमने नेगेटिव चार्ज कहां पर बताया था भाई, तो नेगेटिव चार्ज हमने बताया था ऑर्थो और पैरा पर। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब यहां से जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन जाएगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर जाता है, और आएगा कौन वहां पर, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल हम किसे कहते हैं जरा याद दीजिए, न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा हमने आगे, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर। हाँ इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहते हैं, तो खुद कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, उसके वो पास जाने खुद वाले क्या हो, पॉजिटिव। खुद पॉजिटिव होंगे, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन के पास जाने वाला जो स्पीसीज है वो पॉजिटिव होंगे, जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल। बट वो जाएंगे कहाँ, अगर हेलोजन पहले से प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज तो आता है या तो ऑर्थो पर या तो आता है पैरा पर, तो वो जाएंगे कहाँ, या तो ऑर्थो पर जाएंगे या तो पैरा पर जाएंगे। बट ये जो नेगेटिव चार्ज के पास जाने वाले इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास है, वो आएंगे कहाँ से, जाएंगे या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर, वो सही बात है, बट आएंगे कहाँ से। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेन पांच जो है वो कौन कौन से, वो हमने आपको 11th के टाइम भी समझाया था, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉअर दोनों के केस में, कि इलेक्ट्रॉन डोनर अगर प्रेजेंट है रिंग के ऊपर तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, और विथड्रॉअर है तो वो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करते हैं। अब यहाँ पर तो हेलोजन फिक्स है, और हेलोजन अगर जुड़ा है रिंग के साथ तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये याद रखिए। मतलब नए आने वाले ग्रुप को या तो ऑर्थो पर भेजेगा या तो पैरा पर भेजेगा। और 5 रिएक्शन जो है वो मेन है, हमने कहा था उसमें पहला है नाइट्रेशन, दूसरा है सल्फोनेशन, तीसरा है हेलोजिनेशन, फोर्थ वन है फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और लास्ट वन है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बराबर है, ये नाइट्रेशन जो है उसमें हमें NO2 प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, वो याद रखिए, और पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हमने इलेक्ट्रोफाइल कहा है। उसमें सल्फोनेशन जो है उसमें SO3H प्लस मिलता है, हेलोजिनेशन है उसमें X प्लस मिलता है, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है उसमें हमें R प्लस मिलता है, और फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है उसमें हमें RCO प्लस मिलता है। तो रिमेंबर, ये आपको याद होना चाहिए कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो, मतलब कि नाइट्रेशन है उसमें नाइट्रो ग्रुप हमें मिलता है NO2 प्लस के फॉर्म में, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में। सल्फोनेशन है उसमें हमें SO3H प्लस मिलता है। बट कैसे, कौन कौन से रिएजेंट जो है वो यूजफुल है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रेशन। याद है किसी को रिएजेंट नाइट्रेशन में कौन सा यूज करते थे, अगर आपके पास हेलाइड है, एराइल हेलाइड है, और आपको नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है, तो कौन सा रिएजेंट आप यूज करते थे किसी, हाँ, और साथ में भी कुछ था, अकेला HNO3 नहीं, हम उसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते थे, याद करिए। सिर्फ H2SO4। H2SO, और दोनों थे कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, और H2SO4 यहाँ कैटलिस्ट का काम करता था, जरा याद करिए। बराबर है, तो क्लोरीन जिस जगह पर है उसकी ऑर्थो या उसके पैरा पर जो है वो नाइट्रो ग्रुप आता है। और कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा होगी, जरा याद करिए, ऑर्थो वाली या पैरा वाली, और क्यों, ये तो आना ही चाहिए आप लोगों को। पैरा। एक ही वर्ड में आंसर दे देना है। रिपल्जन कम हो और डिस्टेंस ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा है मतलब रिपल्जन कम है, इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ये वर्ड हमने याद रखने के लिए लिया था। बराबर है, तो ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज होता है और पैरा पर भी होता है, इसलिए ये NO2 वाला जो ग्रुप है वो ऑर्थो पर भी जाता है
पैरा पर भी जाता है, बट पैरा वाली प्रोडक्ट ज्यादा मिलती है, मेजर प्रोडक्ट पैरा होती है ड्यू टू लेस रिपल्जन, और ऑर्थो वाली प्रोडक्ट है वो माइनर होती है। सेकेंड जो है वो है सल्फोनेशन। ये दो चीज लेकर हम खत्म करते हैं क्योंकि 11th का भी लेक्चर है। बट ये सल्फोनेशन जो है उसमें हम ओलियम यूज करते हैं, याद रखिएगा। हेलोजन अगर पहले से है तो हम कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3 गैस, जिसे ओलियम कहा जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 से भी काम चल जाता है, बट तो हीट करना पड़ता है, बराबर है। और साथ में SO3 डालो तो हीटिंग की जनरली जरूरत नहीं रहती है। ओलियम यूज करने से हमें ऑर्थो पर भी SO3H मिलता है और पैरा पर भी, बट एज यू नो पैरा वाली प्रोडक्ट ज्यादा होगी ड्यू टू लेस रिपल्जन, जैसे हमने कहा, बराबर। तो ये मेजर होगी और ये जो है वो माइनर होगी।